देखिए आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पृथ्वी का 3D मॉडल है। यानी पृथ्वी लगभग देखने में गेंद के समान है। यानी पृथ्वी हम जो पृथ्वी स्क्रीन पर देख रहे हैं दिखने में गेंद के समान है। तो इस गेंद रूपी पृथ्वी को हमने एक काल्पनिक रेखा से विभक्त कर दिया है। यानी बीच में एक रेखा आप देख रहे होंगे जो पृथ्वी को बराबर विभक्त कर रही है। ठीक है, विभक्त करने के फलस्वरूप क्या हो रहा है कि पृथ्वी का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, यानी इस रेखा के ऊपर वाला हिस्सा ये उत्तरी गोलार्ध कहला रहा है, और नीचे वाला हिस्सा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध कहला रहा है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लें, यानी उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी गोलार्ध की हम बात कर लें। देखिए उत्तरी गोलार्ध में बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर हम यहाँ पे जाएंगे, यानी कि हमने यहाँ से लेकर एक यहाँ तक, देखिए यहाँ पे एक एरोसा निकल के आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सीधा सीधा इसमें एक छेद करके एक छड़ी डाल दी। इसके अंदर एक इमेजिन करते हैं हम, यानी इसके अंदर हमने बीचों बीच में बॉल के बीच में छेद करके यहाँ से यहाँ तक हमने एक छड़ी डाल दी। तो ये क्या होगा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, फिर ये वाला कहलाएगा उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, और फिर ये वाला कहलाएगा दक्षिणी ध्रुव। यानी यहाँ पर छड़ी निकल रही है उसे दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। ठीक है, और ये जो छड़ी है, यानी कि यहाँ पे छड़ी जो निकल रही है इस पर पृथ्वी जो घूर्णन करेगी, ये हिस्सा जो कहलाएगा यहाँ पर, ये कहलाएगा अक्ष कहलाएगा। ठीक है, तो ये पृथ्वी की इस प्रकार संरचनाएं हैं। तो यहाँ पर हमने काल्पनिक रूप से मान लिया, पृथ्वी को हमने दो भागों में काल्पनिक रूप से डिवाइड कर लिया। देखिए काल्पनिक रूप से डिवाइड करने का रीजन ये है, पहले के समय में हमें किसी भी स्थान का पता लगाने में, किसी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो तमाम जो आपके भूगोलविद वगैरह हैं, भूगोलवेत्ता वगैरह हैं, तमाम वैज्ञानिक वगैरह हैं, इन लोगों ने अनुसंधान करके ये तरकीब एक ईजाद की कि इसके जरिए हम किसी भी व्यक्ति की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं कि भाई वो कहाँ स्थित है, पृथ्वी पर किस जगह स्थित है। तो इसके लिए अक्षांश बनाए गए। ठीक है, अक्षांश यानी कि जो आप ये रेखा देख रहे हैं जो इसे डिवाइड कर रही है, इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर में जाएंगे तो 90 अक्षांश बने हुए हैं प्रत्येक एक डिग्री के अंतराल पर। नीचे जाएंगे तो नीचे भी जो है 90 अक्षांश बने हुए हैं 1 डिग्री के अंतराल पर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। हमने एक जनरल ओवरव्यू ले लिया, इन पृथ्वी है कैसी, पृथ्वी दिखने में कैसी है, पृथ्वी का कौन कौन सा छोर क्या कह रहा है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ठीक है, देखिए आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यानी यहाँ पर ये बात लिखी है कि पृथ्वी जो आपकी है लगभग ग्लोब जो है पृथ्वी का एक लघु रूप है, यानी छोटा सा मॉडल होता है। यानी पृथ्वी बिल्कुल सेम इसी की भांति दिखती है। आप देखते हैं जिस प्रकार आपने ग्लोब देखा है, ठीक है, उसी प्रकार पृथ्वी भी अपने जो है अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, तो ग्लोब एक छोटा प्रतिरूप है किसका, पृथ्वी का। तो देखिए ग्लोब पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने बताया था कि यानी पृथ्वी को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया यहाँ से विषुवत रेखा के माध्यम से। ठीक है, तो डिवाइड करने पर ये वाला हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध बन गया, ये वाला हिस्सा। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है दक्षिणी गोलार्ध बन गया। अब देखिए इसके ऊपर एकदम बीचों बीच में आप देख रहे होंगे सुई सी ये चल रही है, ये सुई, ये और ये। तो ये जो सुई है ऐसे निकल रही है यहाँ पे। ठीक है, एग्जैक्ट ये रेखा यहाँ पे निकल रही है। तो ये जो सुई वाली हिस्सा है यहाँ पर, ये ऊपरी उत्तरी गोलार्ध में, इसे कहते हैं नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव कहते हैं। यानी इसे बोलते हैं नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और इसे बोलते हैं यहाँ पर नीचे निकल रही है, इसे बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, इसे बोलते हैं साउथ पोल। देखिए पृथ्वी जो हमारी जो है वो ध्रुवों पर चपटी हुई है, वहीं बीच वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा फैला हुआ है। यानी बीच वाला हिस्से से अभिप्राय ये वाला हिस्सा जो है थोड़ा बड़ा हुआ है, जबकि ध्रुवों पर ये चपटी हो गई है। ठीक है, तो ये पृथ्वी की विशेषताएं हैं। अब देखिए यहां पर हम नोट कर सकते हैं, यहां पर पहला पॉइंट आपको नोट करना है कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। यानी एक सुई आप देख रहे हैं जिस पर पूरी पृथ्वी टिकी है और ये पृथ्वी झुकी हुई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अक्ष कहेंगे। आप देखिए एरो दिख भी रहा है और ये अक्ष कहलाता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और देखिए ग्लोब पर ये दो बिंदु जिनसे ये आपका जो रेखा जो है सुई जो है गुजर रही है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये नोट कर लेना पहले का सब पॉइंट। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर एक सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ठीक है, यानी मैंने बताया था उन्हें नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा जाता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये देखिए पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व का अभिप्राय ये है कि यानी कि यहां से ऐसे घूमती है, ये यहां से इस तरह से आ रही है पृथ्वी। ठीक है, यानी इस तरह से पृथ्वी आती चली जा रही है, यानी कि यहाँ पृथ्वी है, यानी कि ये वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से, मैं जो आपके 3D में जो पृथ्वी की वो दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए पृथ्वी का घूर्णन जो पश्चिम से पूर्व है, इस तरह से घूर्णन है, यानी ये इस तरह से घूमती है पृथ्वी, ना कि इस तरह से। ठीक है, पूर्व से पश्चिम नहीं घूमती है, इस तरह से घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर जा रही है, ये इस तरह से घूमती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगली जो बात हम जानेंगे, यानी ये तो मैंने बता दिया कि पृथ्वी का घूर्णन जो है पश्चिम यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो आप ये लिख लेना सेकंड पॉइंट कि पृथ्वी की जो है पृथ्वी का जो घूर्णन है, यानी कि पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पृथ्वी की तुलना की जा रही है ग्लोब के संदर्भ में की जा रही है। ग्लोब के संदर्भ में इसलिए की जा रही है क्योंकि ग्लोब आसान होता है कक्षा वगैरह में लाना। आपके पास अगर ग्लोब हो तो ग्लोब अपने पास रख के बैठे आराम से आप समझ पाएंगे ग्लोब पर।
ठीक है। तो यहाँ पर ग्लोब की संज्ञा दे दी गई है पृथ्वी को, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मेरे पास ग्लोब नहीं है, मैं आपको डिजिटल माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझाते जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बार बार वर्ड ग्लोब यूज होगा तो आप ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि सर आप पृथ्वी की जगह ग्लोब लिखवा रहे हैं, ठीक है। हमने एक यहाँ पे मान लिया है, ठीक है, कि ग्लोब बिल्कुल उसका मॉडल है पृथ्वी का, ठीक है। तो यहाँ अगला पॉइंट यही नोट कर लेना कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ये आपने सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में भाई। अब देखिए यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में विभक्त करती है, जो मैंने अभी दिखाई थी आपको, जो आपको 3D मॉडल में दिखाई थी, इसे 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ नोट करेंगे, एक काल्पनिक रेखा पृथ्वी को दो बराबर, यानी ग्लोब की जगह पृथ्वी लिख लेना, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। तो इसके ऊपर उत्तर वाला जो हिस्सा है, यानी कि इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध, यानी पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग आधे भाग को यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी जो है दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो पृथ्वी को विभक्त करने वाली रेखा होती है, ये वाली, ये कहलाती है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसके उत्तरी गोलार्ध में ऊपर तक जैसे जैसे बढ़ेंगे, यहां पर आप देखते जा रहे होंगे, तो यहां पर 90 आपकी जो है आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, यानी कि यहां पर जो आपकी ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो कुल मिलाकर यहां पर आपकी जो 90 अक्षांश रेखाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में, और ठीक नीचे दक्षिणी गोलार्ध में भी आपकी 90 अक्षांश रेखाएं हैं। अब देखिए अक्षांश रेखा होती क्या है? अक्षांश रेखा का मतलब ये होता है कि पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र, हमने पृथ्वी का केंद्र मान लिया, यहां पर है पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी के केंद्र से हमने विषुवत रेखा को आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम अक्षांश कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के जो है पृथ्वी के केंद्र को, यानी पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमने जो ऊपर और नीचे अक्षांश रेखाएं खींची हैं वो प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं हमने खींचती हैं, प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर, ठीक है। यानी हर अक्षांश रेखा जो है लगभग पूरी तरह समान है, ठीक है। पूरी तरह से अक्षांश रेखाओं की लंबाई, जो अक्षांश रेखाओं के बीच में गैप है, यानी कि एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच जो गैपिंग आप देख रहे हैं, ये 1 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखाएं हैं, ठीक है। सब 1 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखाएं हैं, और यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी 90 रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 रेखाएं, तो ऐसे कुल मिलाकर आपकी जो रेखाएं हैं ये रेखाएं हो जाएंगी 181। यानी अक्षांश रेखाओं की पूरी संख्या क्या है? 181 है। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बता रहा हूं। 90 ऊपर है उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश भी यहाँ पे काउंट होता है। तो 0 डिग्री अक्षांश, देखिए यहाँ पे 0 काउंट नहीं करना है, एक रेखा है पूरी, विषुवत रेखा को काउंट कर रहे हैं। तो ऐसे करके आपकी रेखाएं जो हो जाएंगी वो 181 यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर अगला पॉइंट आप देखिए नोट कर लेना। देखिए ये जो बातें हैं एक्स्ट्रा वाली, अभी मैं लिखवा दूंगा आपके वीडियो देकर, यहाँ पे अगली स्लाइड में लिखवा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट आप नोट करेंगे, चौथा पॉइंट है आपका, यहाँ पर विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। इन्हें अंश में मापा जाता है। इन्हें किसमें मापा जाता है? इन्हें अंश में मापा जाता है, ठीक है। तो आपने ये चीजें नोट कर ली हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में जो भी फैक्ट है वो मैं लिखवा दे रहा हूं आपको अलग से, तो आप वो नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अक्षांश होता क्या है? यानी अक्षांश क्या है? पृथ्वी के केंद्र से हमने विषुवत रेखा को आधार मानकर खींची गई जो कोणीय दूरी होती है वो अक्षांश कहलाती है। यानी पृथ्वी का केंद्र जो है, और पृथ्वी के केंद्र यानी कि पृथ्वी का ये वाला केंद्र है, यहां पर हमने मान लिया, और ये हमारी विषुवत रेखा है। इसको आधार मानकर हमने कोण की दूरी जो खींची है, यानी कि हमने एक अंश कोण की जो दूरी खींच ली है ऊपर, इसके ऊपर एग्जैक्ट ऊपर, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी अक्षांश कहलाएगी, ठीक है। ये मतलब हुआ यहाँ पर विषुवत रेखा जो है 0 अक्षांश है, इसके ऊपर और नीचे यानी उत्तर या दक्षिण में प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर जो है अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। आप देख पा रहे होंगे, ऊपर भी 90 अक्षांश रेखाएं जा रही हैं और नीचे भी 90 अक्षांश, दक्षिण की गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखाएं जा रही हैं, ठीक है। ये अक्षांश रेखाएं उत्तर या दक्षिण में प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में कितनी है? 90 है। दक्षिणी गोलार्ध में कितनी है? 90 है। तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध की रेखाएं और विषुवत रेखा को मिलाकर हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं टोटल हैं वो 181 अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। लिख लेना कि यहां पर जो आपकी अक्षांश रेखाएं कितनी है? ये 181 अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा इनमें जो है वो 0 डिग्री है। सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन सी है? वो 90 डिग्री है। वो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे है। देखिए आप अपने हाथ में एक बॉल लीजिए, छोटी एक गेंद लीजिए, गेंद के बीचों बीच में आप जो भी आपको अच्छा लगे कि गेंद को एक रबड़ बैंड से आप बांध दीजिए, उसके ऊपर रबड़ बैंड लगा दीजिए और बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में, और फिर धीरे धीरे करके उस रबड़ बैंड के बाद आप एक रबड़ बैंड यानी और लगाइए, ऊपर की तरफ लगा दीजिए। यानी तो आपने गेंद, एक रबड़ बैंड लगा दिया गेंद पर बीचों बीच में, अब रबड़ बैंड थोड़ा ऊपर लगाते हैं। तो हम क्या देखते हैं? जो वृत्त बन रहा है, यानी कि जो
यानी कि हमने जो बीचों बीच में एक रबड़ बैंड लगाया था उसका जो वृत्त बन रहा है वो बड़ा है, ठीक है, बीचों बीच में है, जबकि उसी बॉल के ऊपर अगर हमने साइड पे कहीं रबड़ बैंड लगाया है तो उसका आकार थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब यहाँ पर भी यही है कि 0 डिग्री जो रेखा है उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ये बीचों बीच में स्थित है और पूरी यहाँ पर जो है जो गोला है, गोले का पूरी जो आपकी गोले का जो पूरा जो है यहाँ पे सरफेस जो कवर कर रही है, सरफेस बोल रहा हूँ, पहले जो गोले का पूरा वृत्तिक जो है यानी वृत्तिक आकार है उसे कवर कर रही होती है, तो इस वजह से यहाँ पे 0 डिग्री की लंबाई ज़्यादा होती है। वहीं जैसे जैसे ऊपर उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ते जाते हैं तो जो अक्षांश रेखा है उनकी लंबाई कम होती चली जाती है। लंबाई कम होने से अभिप्राय आप देख पा रहे होंगे इस तरह से कम होती चली जाती है, यानी पीछे तक की अगर बात करें तो ऐसे करके कम होती चली जाएगी। और एक स्थिति ऐसी आती है कि 90 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी ध्रुव में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि एक छोटे से बिंदु के रूप में कन्वर्ट होकर रह जाती है रेखा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, यानी कि यहाँ पर अक्षांश और देशांतर जो अक्षांश रेखाएं हैं इनके बारे में समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर आपने देख लिया ये रेखाएं आप जा रही हैं, ये वाली रेखाएं आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, यानी कि भारत की बात करते हैं। देखिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है यहाँ पर हमारा, यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है हमारा 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश है, ठीक है। यानी 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, आप ये स्थिति देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से हमारी लगभग जा रही है जो है विषुवत रेखा गुजर के जा रही है, यानी कि लगभग यहाँ से हमारी विषुवत रेखा होकर गुजर के जा रही है, ठीक है, यानी 0 डिग्री अक्षांश यहाँ के होकर गुजर के जा रहा है। देखिए आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर ये आपने तो बीच में कहाँ बनाई है, तो आपने बहुत अलग बनाई है, अलग हटके नहीं बनाई है। अगर हम ग्लोब पर देखें पृथ्वी को, ग्लोब पर अगर हम थोड़ा जाएं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ग्लोब को, देखिए ग्लोब पर मैं दिखा रहा हूँ पृथ्वी को, आप देख पा रहे होंगे ग्लोब पर। तो हम ग्लोब पर जाते हैं तो ग्लोब पर अब मैंने बताया था कि हमारी जो स्थिति है भारत की वो कहाँ पर है, हमारी भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और मैंने ऐसा भी बताया है कि भाई विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींची गई हैं। तो ऐसे कर करके हमारे यहाँ जो है यहाँ से आ जाता है, यहाँ पर हमारे उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 अंश से स्टार्टिंग होती है, यानी कि हमारे भारत की स्थिति की 8 डिग्री 4 अंश से स्टार्टिंग होती है और ऊपर ये जो पहुंचती है जाकर, यानी कि हमारे यहाँ जो ऊपर सबसे ऊपर जो हमारी अक्षांश रेखा है वो 37 डिग्री 6 अंश है, ठीक है, 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। इसके मध्य हमारा जो है भारत स्थित है, यानी कहां से कहां तक भारत स्थित है हमारा 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश तक हमारे यहाँ हमारा भारत देश स्थित है, ठीक है। तो देखिए अगला पॉइंट इसी में नोट कर लेना कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश है, ठीक है, ये इतना पॉइंट नोट कर लेना। अब थोड़ा पीछे फिर से हम चैप्टर पे ही आते हैं। अब देखिए यहां पर आपकी कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जिनके नामकरण कर दिए गए हैं, यानी कि हमने हमारी वही रेखाएं हैं, कोई ज़्यादा जो है बदली नहीं है, लेकिन हमने उनके नामकरण कर दिए हैं। जैसे 0 डिग्री वाली को हम विषुवत वृत्त बोलते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा के रूप में जानी जाती है 0 डिग्री अक्षांश जो है हमारा, ठीक है। इसी प्रकार 0 डिग्री के ऊपर में जब हम उत्तरी हिस्से में बढ़ते हैं, उत्तरी गोलार्ध में बढ़ते हैं, तो ऊपर एक रेखा पड़ती है 6.5 डिग्री उत्तरी पर, इसको कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है, इसको कहते हैं कर्क रेखा। ऊपर बढ़ते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी पर, यहां पर एक रेखा पड़ती है, इसे कहते हैं हम उत्तर ध्रुव व्रत, इसे क्या कहेंगे, उत्तर ध्रुव व्रत कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो रेखा है हमारी कर्क रेखा कहलाती है। यानी फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ नीचे में दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, यानी पहली उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो है हमारी ये है 6.5 डिग्री उत्तरी है। और दक्षिण में हम जाएंगे, थोड़ा दक्षिण में हम जाएंगे, दक्षिण में हमारा 23.5 डिग्री दक्षिणी जो है ये कहलाएगी मकर रेखा। तो देखिए यहाँ पे आप नोट कर लेना महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाओं में कि जो आपका पहला है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी है, ठीक है। देखिए और थर्ड पॉइंट यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जो आपका 66.5 डिग्री उत्तरी है ये क्या है, ये उत्तर ध्रुव व्रत है, ठीक है। यानी जो 66.5 डिग्री जो रेखा है, अक्षांश रेखा है हमारी, उसे हम उत्तर ध्रुव व्रत के नाम से जानते हैं। यानी विषुवत व्रत के 66.5 डिग्री उत्तर में क्या है, उत्तर ध्रुव व्रत रेखा है, ठीक है। और वहीं विषुवत व्रत के 66.5 डिग्री दक्षिण में क्या है, दक्षिण ध्रुव व्रत रेखा है, ठीक है। तो हमने काल्पनिक नाम दे दिए हैं। 66 डिग्री उत्तरी को हम क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे, वैसे ही 66 डिग्री उत्तरी को हम क्या कहेंगे, उत्तर ध्रुव व्रत कहेंगे। तो हमने काल्पनिक रूप से इनका नामकरण कर दिया है, ठीक है। और हमारे भारत से, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हमारे भारत से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। मैं आपको फिर से मैप दिखा दे रहा हूं एक बार, देखिए आपने नोट तो कर लिया है यहाँ पे अक्षांश, यानी कि 23 डिग्री 23 डिग्री उत्तरी और 23 डिग्री दक्षिणी भी नोट कर लिया है। हमारे यहाँ से भारत से जो है जो आपकी जो यानी कर्क रेखा है ये गुजर रही है, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजर रही है और ये कर्क रेखा हमारे जो है 8 राज्यों से गुजरती है। लेकिन लिख लेना, ऑलरेडी जो मैंने बातें बताई लिखते जाना आप,
तो 8 राज्य कौन कौन से हैं आप लिख लेना अगला पॉइंट करके कि कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पहला राज्य आप देख पा रहे होंगे कौन सा राज्य है, ये जो है गुजरात राज्य है, ठीक है। दूसरा थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है राजस्थान का आ रहा है, मैं लिखता जा रहा हूं यहीं पर राजस्थान का आ रहा है। फिर आपका जो आ रहा है एमपी आ रहा है, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश आ रहा है, गुजरात आया, राजस्थान आया, मध्य प्रदेश आया। मध्य प्रदेश के बाद यहां पर जो हिस्सा पड़ रहा है, थोड़ा सा हिस्सा पड़ रहा है, आप देख पा रहे होंगे, यानी गुजरात देख लिया आपने, आपका जो है सॉरी यहाँ पे गुजरात देख लिया, इसके अलावा यहाँ पे आपने राजस्थान देख लिया, मध्य प्रदेश देख लिया। अब मध्य प्रदेश के बाद जो आता है आपका वो आता है छत्तीसगढ़, ठीक है। ये राज्य जो आपका देख पा रहे होंगे ये छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है, लिख दे रहा हूं यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे झारखंड से गुजर रही है, ठीक है, ये रेखा जो है हमारी झारखंड से गुजर रही है। झारखंड के बाद आता है आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से गुजर रही है। फिर ये जो छोटे छोटे राज्य दिख रहे हैं ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है, यानी ये त्रिपुरा और ये मिजोरम से गुजर रही है। तो ऐसे करके जो हमारी कर्क रेखा है 6.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, तो ये हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों के आप क्रम में नाम लिख लीजिए, मैंने मैप में समझा दिया है। पहले पे गुजरात, राजस्थान, एमपी, ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा बोल गया मैं, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अब देखिए यहां पर नोट करके कुछ फैक्ट लिखवा दे रहा हूं मैं आपको, नोट करके कुछ फैक्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए नोट करके आप पहला फैक्ट तो ये लिख लीजिए यहाँ पे नोट करके, जैसा कि मैप में आप देखते जा रहे हैं, नोट करके फैक्ट लिखते जाइए। देखिए अक्षांश जो हमारे यहाँ कर्क रेखा है, कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई हमारे यहाँ कौन से राज्य में है, ये आप देख पा रहे हो, सबसे ज्यादा लंबाई पड़ रही है आपकी एमपी राज्य में पड़ रही है। तो पहला नोट ये लिख लीजिए कि कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है, वो है मध्य प्रदेश में है, यानी एमपी में है, ठीक है। अब कर्क रेखा जो हमारे यहाँ जा रही है, इसके समीप हमारे यहाँ 2 शहर हैं, यानी कर्क रेखा के सेकंड पॉइंट आप नोट करें, कर्क रेखा के समीप हमारे यहाँ 2 शहर हैं। वो शहर कौन कौन से हैं, एक तो गुजरात का गांधीनगर है, गांधीनगर है गुजरात का, ठीक है, और दूसरा जो है वो आ रहा है आपका भोपाल आ रहा है, दूसरा भोपाल आ रहा है। ये जो 2 शहर हैं ये कर्क रेखा के समीप हैं, ठीक है। इसके अलावा जो झारखंड की राजधानी है, थर्ड पॉइंट, यानी झारखंड की राजधानी कौन सी है, रांची, ये भी कर्क रेखा के बिल्कुल समीप है, ठीक है, यानी ये बिल्कुल कर्क रेखा के, यानी कि ये जो बिल्कुल अक्षांश रेखा, यानी जो कर्क रेखा है इस पर ही है, यानी झारखंड की रांची जो राजधानी है रांची, वो कर्क रेखा पर स्थित है। आपसे ये पूछा जाता है, देखिए मैंने एक्स्ट्रा बातें बता दी हैं, ये पूछे जाते हैं अलग से प्रश्न कि भाई किस राज्य की राजधानी जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है, तो आप बता देंगे झारखंड राज्य की राजधानी रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि हमारी इनमें से कौन कौन से जो आपके नगर हैं वो कर्क रेखा के समीप स्थित हैं। अब आपको पता ही नहीं भाई नगरों की लोकेशन क्या है, तो आप बता देंगे गांधीनगर और भोपाल जो है कर्क रेखा के बिल्कुल समीप हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे वो आपको मैंने बता दिए हैं कर्क रेखा से संबंधित, ठीक है, नोट करके आपने लिख भी लिए हैं। अब थोड़ा फिर से चैप्टर की तरफ लौटते हैं। अब देखिए बात करते हैं, अगली हेडिंग आपकी जो है वो है पृथ्वी के ताप कटिबंध, ठीक है, पृथ्वी के ताप कटिबंध। देखिए एक बार मैं आपके माइंड में एक इमेज दिखाना चाहता हूं जो आपने अभी पहले देखी थी, ये देखी थी, यानी आप देख पा रहे होंगे, यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी, इनके मध्य वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे इसे क्या कहेंगे, उष्णकटिबंध कह रहे हैं, यानी यहाँ पर ये लिखा है उष्णकटिबंध। वहीं 23.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री उत्तरी के मध्य वाले क्षेत्र यहाँ बोल रहे हैं हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ऊपर वाला हिस्सा जो है ये शीत कटिबंध बोला जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से दक्षिण वाले हिस्से का भी हाल है, दक्षिणी गोलार्ध वाले हिस्से का भी हाल ऐसा ही है। तो ऐसा हाल क्यों है, ये नाम ऐसे हमने नामकरण क्यों किया है, इसका रीजन हम यहाँ जानेंगे। रीजन इसका ये कि साफ ये है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश हैं, इन पर सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर रहता है, और इसलिए इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो है हमें गर्मी मिलती है, सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। तो इसलिए हमने इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध नाम दे दिया है। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी के ताप कटिबंध में आप पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे, पहला पॉइंट आप लिख लीजिए उष्णकटिबंध। ठीक है, उष्णकटिबंध, और इसमें डैश लगा दीजिए। तो आप यहां पे लिखेंगे कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो आप पहला पॉइंट आपका यही हो गया उष्णकटिबंध में। उष्णकटिबंध कितने से कितने तक है, 23.5 डिग्री उत्तरी से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण के मध्य वाला हिस्सा जो है वो क्या है, आपका उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र है, यानी गर्म क्षेत्र है एक तरह से, ये बोल सकते हैं आप। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट यहां पे नोट करेंगे आप, ये है आपका शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, यानी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे यहां पे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है,
यानी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध के नाम से लिख लीजिए, केवल शीतोष्ण कटिबंध के नाम से लिख लीजिए केवल। सेकंड पॉइंट शीतोष्ण कटिबंध। इसमें क्या होता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद जो बाद बाकी अक्षांश है उन पर सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा नहीं पड़ पाता है, उन पर सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। इसलिए वहां पर जो है सर्दी होती है, हल्की सर्दी होती है। तो ऐसे क्षेत्रों को हम कहते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध हम कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर शीतोष्ण कटिबंध में आप लिखेंगे एक कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर नोट करेंगे, इसलिए इन्हें, ठीक है, सिर के ऊपर नहीं होता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब शीतोष्ण कटिबंध कौन कौन से हैं, देखिए आप ये वाला चित्र बना लेना अपने सामने तो आपको याद रहेगा शीतोष्ण कटिबंध कौन कौन से हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी, ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोला जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है पहला इसमें, और दूसरा कौन सा है, दूसरा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, ठीक है। तो ये शीतोष्ण कटिबंध है दो इसमें आपके, तो ये लिख लेना आप, ठीक है। अब बात करते हैं शीत कटिबंध की। थर्ड पॉइंट आप नोट करें, शीत कटिबंध। शीत कटिबंध में क्या होता है कि यहाँ एक ऐसी स्थिति है कि सूर्य की रोशनी पड़ती ही नहीं है, बिल्कुल जा ही नहीं पाती है, तो यहाँ पर अत्यधिक ठंड होती है, बर्फ जमी रहती है, तो इस कटिबंध को कहते हैं हम शीत कटिबंध कहते हैं। और शीत कटिबंध हमारे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह स्थित है। और ये जो शीत कटिबंध स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 66.5 डिग्री से लेकर, मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक, 66 सही 1/2 डिग्री से लेकर ये स्टार्ट होता है 90 डिग्री वाले क्षेत्र को, तो इसे कहते हैं शीत कटिबंध, ठीक है। यानी इसे जो है शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है, ये आप नोट कर लीजिए। यानी ये जो क्षेत्र है इसे शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। अब ये यहाँ पर 66.5 डिग्री उत्तरी लग जाए, यहाँ पर 66.5 डिग्री उत्तरी लगा दें और यहाँ पे 90 डिग्री उत्तरी लगा दें, तो ये उत्तरी शीत कटिबंध हो गया, ये उत्तरी शीत कटिबंध हो गया। अगर यहाँ पे दक्षिणी लगा देंगे हम, ठीक है, यहाँ पे दक्षिणी लगा दें दोनों पे जगह, तो ये दक्षिणी शीत कटिबंध हो गया, ठीक है। तो आई होप आपके माइंड में चीजें क्लियर हो गई होंगी कि शीत कटिबंध कितने कितने में पड़ता है, तो आपने लिख लिया होगा। शीत कटिबंध के बारे में लिखवा दे रहा हूं मैं कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत तथा एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र में ठंड बहुत पड़ती है, क्योंकि सूर्य जो है वहां ऊपर नहीं आ पाता, क्योंकि सूर्य यहाँ क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। ये नोट कर लेना आप। इसमें शीत कटिबंध में उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत यानी उत्तर ध्रुव व्रत तथा एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव। देखिए ध्रुव व्रत का मतलब क्या है, 66.5 डिग्री रेखा को ध्रुव व्रत बोला गया है, ठीक है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के मध्य की जो दक्षिण ध्रुव का मतलब क्या होता है, ध्रुव वाला हिस्सा जो है 90 डिग्री वाला अक्षांश वाला हिस्सा है, ये भी बता दे रहा हूं मैं। उत्तर ध्रुव व्रत वाला हिस्सा जो है, मैं देखिए मैं लिख दे रहा हूं, जो वैल्यू है ये 66.5 डिग्री जो है वो है उत्तर ध्रुव व्रत वाला हिस्सा है, और उत्तरी ध्रुव वाला हिस्सा जो है 90 डिग्री उत्तर, ये उत्तरी ध्रुव व्रत वाला हिस्सा है, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना आप। तो इनके मध्य में बिल्कुल जो है सूर्य ऊपर पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने थर्ड पॉइंट नोट कर लिया है। अब बात करते हैं, थोड़ा देशांतर पर आते हैं। देशांतर के बारे में बात करते हैं। अक्षांश पूरा देख लिया, अक्षांश किस प्रकार के होते हैं, अक्षांश में क्या क्या कटिबंध वगैरह हैं, वो सब चीजें हमने यहाँ पे विस्तार से देख ली हैं, विस्तारित रूप में देख ली हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम देशांतर। देशांतर क्या होता है, अब देखिए थोड़ा सा हम आपको पहले हम थोड़ा गूगल वाला 3D मैप दिखाते हैं, तो आपके माइंड में चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए ये आपके सामने गूगल वाला 3D मैप है, आपके सामने आंखों के सामने देख पा रहे होंगे। अब ये क्या है, जैसे हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, तो पहले चैप्टर हमने ये पढ़ा था कि पृथ्वी जो है, यहाँ पे सूर्य जो है स्थिर है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था, ये बात जानी थी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है। अब देखिए फॉर एग्जांपल आप छोटा सा प्रैक्टिकल कीजिए, अगर आपको माइंड में फिर से समझ में नहीं आ रहा, छोटा सा प्रैक्टिकल कीजिए, बताता जा रहा हूं प्रैक्टिकल क्या है। कि आप एक बॉल लीजिए, ठीक है, और सामने एक टॉर्च लीजिए, टॉर्च की रोशनी जलाइए, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि जो बॉल है, बॉल का एक भाग ही प्रकाशमान हो पा रहा है, यानी पीछे वाला भाग यानी कि जैसे हमने आगे वाला भाग मान लीजिए, आगे वाले भाग पे रोशनी डाली तो केवल और केवल एक हिस्सा जो है, यानी पृथ्वी का लगभग आधा भाग वो है प्रकाशमान हुआ, उसके पीछे वाला हिस्सा है, बॉल के पीछे वाला हिस्सा जो है वो प्रकाशमान नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ समस्या क्या है, समस्या यह है कि पृथ्वी केवल और केवल सूर्य का परिक्रमण नहीं लगा रही है, अपने अक्ष पर घूर्णन भी कर रही है, पश्चिम से पूर्व इस तरह से घूर्णन भी कर रही है। अब सूर्य तो स्थिर है, सूर्य की रोशनी यहां से इस प्रकार आ रही है, ये आप मेरा कर्सर पे ध्यान दीजिए, इस प्रकार आ रही है। तो सूर्य की रोशनी जैसे जैसे यहाँ पे आती जाएगी, वैसे वैसे हमारे यहाँ सवेरा होता जाएगा, दिन ढलता जाएगा, दोपहर होती जाएगी, ये सब क्रियाएं जो है घटित होती जाएंगी। अब समस्या ये थी हम लोगों के सामने कि भाई किस देश को हम ये मानने कि भाई दिन कहाँ से स्टार्ट होगा। हमने मतलब सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यही थी कि भाई हम ये कहाँ से माने कि हमारा दिन कहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसके लिए एक हमने जो है यहाँ पर आपका जो देशांतर रेखा हमने मान ली,
यानी कि हमने एक देशांतर रेखा डिवाइड कर दी कि हमने यहाँ से आप देख पा रहे होंगे एक यहाँ पे देशांतर रेखा हमने डाल दी है, ठीक है। यानी कि हमने एक देशांतर रेखा जो है यहाँ पे हमने डाल दी यहाँ पे, जिसको हमने देखिए ये तो 180 डिग्री वाली है, पूर्वी और पश्चिमी दोनों एक ही जगह पर 180 डिग्री है। हमने एक मानक रेखा यानी मानक रेखा हमने जो है यहाँ पर डाल दी है, इस तरह से यहाँ पे एक मानक रेखा हमने डाल दी है जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। यहाँ पे जहाँ पर हमने लंदन की वेधशाला स्थित है, ठीक है, तो यहाँ से होकर ये गुजरती है रेखा। तो हमने ये मान लिया कि इसके पूर्व वाला जो हिस्सा है, यानी कि इसके पूर्व में एक हिस्सा जो है, यानी पूर्व वाला ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ का समय आगे चल रहा है, क्योंकि चूंकि सूर्य की किरणें जैसे जैसे पृथ्वी से धीरे धीरे घूम रही है, तो सबसे पहले यहाँ किरणें पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ से किरणें जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो ये हिसाब देख रहे हैं पीछे होता जा रहा है, तो यहाँ पे दोपहर हो गई, जैसे जैसे पीछे बढ़ते जाएंगे ऐसे करके, तो ऐसे करके समय जो परिवर्तित होता जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप देखते पा रहे होंगे जैसे पृथ्वी घूम रही है तो समय यहाँ से सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो धीरे धीरे करके ये एक हिस्सा प्रकाशमान हो रहा है, ठीक है, और पीछे अंधेरा पहुंचता जा रहा है। तो ऐसे करके करके पूरा दिन हो जा रहा है और यहाँ पर आके हमारा दिन ढल जा रहा है। तो ऐसे करके हमने समय का निर्धारण किया है, यानी ठीक है, यानी तारीख वगैरह हमारी जो चेंज नहीं होती है। तो कहने का मतलब क्या है, आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। सूर्य का देश लिए कहते हैं कि सबसे पहले सूर्य की किरणें हमने जो अपना माना है हमने उसके अकॉर्डिंग, यानी कि अपना जो हमने देशांतर रेखा काल्पनिक मानी है उसके अकॉर्डिंग जापान सबसे पहले पड़ता है जहां पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है। ये हमने ऐसा माना है, काल्पनिक रूप से माना है। तो सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, जापान में उगता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम पीछे बढ़ते जाते हैं जापान का समय आगे भागता जाता है, बाद बाकी देशों का समय धीरे धीरे स्टार्ट होता जाता है। मान लीजिए जापान में सुबह 6 बजे हैं, ठीक है, सुबह 6 बजे सूर्य निकल रहा है और धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जब चाइना में 6 बजेंगे तो वहाँ पर तब तक क्या हो जाएगा, जापान में थोड़ा बहुत यहाँ पे देशांतरों का जो अंतर होगा, यहाँ पे जापान में कुछ और समय होगा। ऐसे पीछे बढ़ते जाएंगे, इंडिया में कुछ समय अलग होगा तो चाइना का समय कुछ अलग होगा, ठीक है। ऐसे जैसे जैसे सूर्य की किरणें पड़ती जाती हैं वैसे वैसे हमारे यहाँ समय का निर्धारण होता जाता है, ठीक है। तो देशांतर रेखाओं को हमने फिर डिवाइड कर लिया है। डिवाइड किस प्रकार किया है वो भी हम देखते हैं अभी। देखिए देशांतर रेखाएं, ये आप देख पा रहे होंगे। देशांतर रेखाएं हमने, जैसे आपने एक संतरा देखा है, संतरे में क्या होता है, छोटे छोटे पीस होते हैं, इस तरह से पीस होते हैं। तो वैसे ही हमने देशांतर रेखाएं डाल दी हैं, यानी अर्धवृत्त के फॉर्म में डाल दी हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से फॉर्म में हमने डाल दी हैं। और ये टोटल जो देशांतर रेखाएं 360 देशांतर रेखाएं हैं। कुल मिलाकर कितनी रेखाएं हैं, 360 देशांतर रेखाएं हैं टोटल, ठीक है। और यहाँ पर एक रेखा जो है इसे हमने 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा है इसे हमने प्रमुख याम्योत्तर रेखा मान लिया है, ठीक है, जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजर रही है रेखा ये वाली, ठीक है। तो इस हमने ये मान लिया है कि भाई हमारी ये पूरी मानक रेखा है, प्रमुख याम्योत्तर रेखा है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट नोट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट इसमें नोट में करवा दूंगा, पहले हम थोड़ा सा और जान लें इसमें। देखिए यहाँ पर जो आप रेखा देखते जा रहे हैं 360 रेखाएं हैं। प्रत्येक जो देशांतर रेखा है ये 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखा है। प्रत्येक देशांतर रेखाएं जो है वो 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखाएं हैं। सूर्य का प्रकाश यानी कि एक अक्षांश रेखा यानी एक देशांतर रेखा से, यानी कि ये यहाँ पर रेखा है, मान लो यहाँ पे सूर्य की रोशनी यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ से सूर्य की रोशनी यहाँ पे पड़ रही है ये वाली, ठीक है। तो जैसे जैसे पृथ्वी का घूर्णन इधर हो रहा है, इधर पृथ्वी का घूर्णन होता जा रहा है, तो यहाँ पे जैसे पहले यहाँ पर प्रकाश पड़ रहा था, अब प्रकाश जैसे घूर्णन हुआ तो पृथ्वी का प्रकाश यहाँ पे आया, ठीक है। तो यानी एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है, 4 मिनट का समय लगता है। कहने का मतलब समझ गए, कहने का मतलब क्या है कि भाई जो यहाँ से, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये वाला अक्षांश जो है हमारा जो है 1 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री 10 देशांतर है। अब 1 डिग्री देशांतर से हमारे 10 डिग्री देशांतर तक सूर्य की किरणें पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी कितना समय लगेगा, 40 मिनट का समय लगेगा, 40 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि एक जो देशांतर है वो 4 मिनट लेता है, ठीक है। यानी एक देशांतर की दूरी हम जो सूर्य जो है एक देशांतर में रोशनी अपनी पहुंचाने में 4 मिनट का समय लेता है, ठीक है। ऐसे करके जो आपके बीच में 10 देशांतर पड़ रहे हैं तो कितने ही हो गई, यानी 40 मिनट होगा यहाँ पर। तो ये हो गया देशांतर आपका, ठीक है। तो यहां पर आप नोट करेंगे, देखिए यहां पर नोट करेंगे पहला पॉइंट, देशांतर प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया, यानी कि इसमें लिखेंगे देशांतर के बारे में, ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो आपके देशांतर हैं, देशांतर क्या है, ये अर्धवृत्त हैं। पहला पॉइंट आपका यही है कि ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी हम जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, यानी सबसे देखिए आप आपके इमेज दिखा रहा हूं कि आप देख पा रहे होंगे ये क्या हो रहा है, ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या होता है, जो इनके देशांतर है, देशांतरों के बीच की दूरी ये कम हो जाती है। यानी ये वाला हिस्सा जो है आप देख पा रहे होंगे विषुवत वृत्त पर इनका रेखा जो है दूरी इन दोनों की रेखाओं के बीच ज्यादा होती है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं कम होती जाती है, ठीक है। एक स्थिति ये होती है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाती है दूरी, ठीक है। तो ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं।
तो आप यहाँ पहला पॉइंट यही नोट करेंगे कि ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती हैं। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अक्षांश जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो होती है भिन्न भिन्न होती है। जैसे अक्षांश रेखाओं में सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है, वो है 0 डिग्री है, विषुवत रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है। ठीक है, वहीं देशांतरी रेखाएं चूंकि ऊपर से नीचे की ओर डाली गई हैं, उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक डाली गई हैं, तो यहां पर देशांतरी रेखाओं की जो लंबाई है वो समान होती है, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। हाँ, देशांतरी रेखाओं की जो है, देशांतरी रेखाओं के मध्य की जो लंबाई है वो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन देशांतरी रेखाओं की जो लंबाई है वो समान होती है। ठीक है, तो यहां पे अगला पॉइंट नोट करेंगे, सभी देशांतरी याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी सभी देशांतरी रेखाओं की लंबाई समान होती है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए, सभी देशों ने क्या निश्चय किया है कि ग्रीनविच यानी ग्रीनिच या ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ऐसा करने का रीजन ये था, इससे हमें पता चल जाता था भाई सूर्य का प्रकाश हमारे यहां पहुंच गया या फिर यहां पहुंच गया, इसका ये मतलब है। ठीक है, यानी कि हमने काल्पनिक रूप से हमने पृथ्वी को यहां पर यानी कि बीच से डिवाइड किया, अब हमने पृथ्वी को काल्पनिक रूप से ऊपर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यानी यहां से डिवाइड कर दिया, इस तरह से डिवाइड कर दिया, ऊपर से ये वाला हिस्सा हमने डिवाइड कर दिया। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, मान लीजिए हमने ये वाला हिस्सा जो है इस तरह से डिवाइड कर दिया पृथ्वी का। ठीक है, ऊपर से। अभी तक तो हमने पृथ्वी को बीच में डिवाइड किया था अक्षांश यानी कि अक्षांश के माध्यम से, अब हमने यहां से डिवाइड कर दिया, ऊपर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या हो गया ये हमारा, यानी देशांतर रेखा हो गई, यानी ऊपर से हम डिवाइड कर रहे हैं, ये देशांतर रेखा हो गई। तो हमने यहाँ पे ऊपर से डिवाइड करने का रीजन ये था कि हमें जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, सूर्य की किरणों के अकॉर्डिंग हम अपना समय जो है परिवर्तित कर सकें, समय चेंज कर सकें, इसके लिए हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो इस स्थिति से निपटने के लिए हमने जो लंदन में एक राजकीय वेधशाला है, ब्रिटेन में एक राजकीय वेधशाला है, जहाँ से जो रेखा गुजरती है उसे याम्योत्तर मान लिया, यानी प्रमुख याम्योत्तर रेखा मान लिया है। ठीक है, तो इस याम्योत्तर के प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं और इसका मान जो है 0 डिग्री देशांतर होता है। यहां से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपकी जो ब्रिटेन में जो आपकी जो ग्रीनविच है, इसे हमने 0 डिग्री देशांतर मान लिया है। अब इसके पूर्व में, ठीक है, और इसके पश्चिम में, यानी इसके पूर्व में और इसके पश्चिम में, देखिए एक बार मैप में फिर से मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए, ये यहां से पड़ रही है, ये आपकी देख रहे होंगे, ये यहां से आपकी जो देशांतर रेखा इस तरह से आ रही है यहां तक। देखिए, ठीक है, अब देखिए इसके पूर्व में वाला हिस्सा वाला ये वाला हो गया, इसके पश्चिम वाला हिस्सा जो है यहां वाला हो गया, ये वाला। ठीक है, यानी हमने बीचों बीच में अपनी काल्पनिक रूप से मान लिया है, यहां से होकर गुजर रही है ग्रीनविच। ठीक है, रेखा, तो हमने मान लिया यहां पे। तो यानी कि यहां से सूर्य की किरणें स्टार्ट होती हैं आपकी पढ़ना। ठीक है, यानी जैसे जैसे क्रॉस करती जाती हैं आपकी 360 रेखाएं जो हैं। ठीक है, 360 में हमने ये डिवाइड कर दिया कि यहां पर हमने 0 डिग्री अक्षांश से बना दिया, 0 डिग्री देशांतर रेखा बना दिया। इसके इधर 180 रेखाएं हैं पूर्व में और इधर इसके जो पश्चिम में 180 रेखाएं हैं। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी पूर्व और पश्चिम वाली 180 डिग्री वाली जो देशांतर रेखा है वो एक ही रेखा है, अलग अलग रेखाएं नहीं है। 180 वाली रेखा जो है एक ही जो लाइन पर स्थित है, आप देख पा रहे होंगे, ये एक ही लाइन पर स्थित है देशांतर रेखा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम फिर से पुस्तक पे पहुंचते हैं। तो देखिए, यहां पर नोट करेंगे सेकंड पॉइंट, यहां पर नोट करेंगे, सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। सेकंड पॉइंट आप ये नोट करेंगे। ठीक है, और इस याम्योत्तर यानी कि शुरू की जाए, ये नोट कर लिया होगा सेकंड पॉइंट। इसका मान जो है यानी ग्रीनविच में जो देशांतर इसका मान क्या है, 0 डिग्री है। यहां से हम, ठीक है, यानी इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहां से हम 180 अंश पूर्व तथा 180 अंश पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। ठीक है, इसी में सब पॉइंट नोट करेंगे। सेकंड सब पॉइंट कि 180 अंश पूर्व जो और 180 अंश पश्चिम याम्योत्तर है, यानी कि देशांतर रेखा जो है वो एक ही रेखा पर स्थित है, अलग अलग रेखाएं नहीं है। तो ऐसे करके आपकी जो है 360 रेखाएं हो जाएंगी पूरी। ठीक है, यानी ये एक ही अक्ष पर स्थित है, तो ऐसे करके आपकी 360 रेखाएं हो जाएंगी इसमें। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे आपकी ये रेखाएं जो है, यानी इधर भी 180 है और पीछे वाली जो इसकी ये वाली रेखा जो है ये पूर्व और पश्चिम दोनों की एक ही जगह स्थित है। ठीक है, तो ऐसे करके आपकी जो रेखाएं हैं वो 360 रेखाएं टोटल हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने यहां तक ये नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बात करते हैं देशांतर और समय। अगली जो हेडिंग है वो है देशांतर और समय।
आपको पता होगा कि पहले के समय में समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या होता था? पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की हमें गति, इनके अकॉर्डिंग हम पता लगा देते थे कि सूर्योदय हो रहा है या सूर्यास्त हो रहा है, तो ये पता लगा लेते थे। लेकिन स्वाभाविक रूप से पूरे विश्व में समय का निर्धारण का सबसे अच्छा साधन जो है हमारा यही स्थानीय समय था पहले, ठीक है। लेकिन आगे चल के हमें जरूरत ये पड़ी कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन स्थापित हुए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित हुए, तो हमारे यहाँ अंतर व्यापार भी बढ़ा, यानी कि अंतर देशी व्यापार है या फिर आपका जो ब्रॉड लेवल पर जो अंतर्देशीय व्यापार है उसमें भी वृद्धि हुई। ऐसे में जब व्यापार में वृद्धि हुई तो किसी देश का समय जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था कि भाई वहाँ पर कौन सा समय लागू हो रहा है, वहाँ पर कौन सा समय चल रहा है। तो इसके लिए पृथ्वी को हमने डिवाइड कर दिया देशांतर रेखाओं में, ठीक है। पृथ्वी को हमने टोटल देशांतर रेखाओं में डिवाइड कर दिया ऐसे करके, ठीक है। और उन देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम जो है पृथ्वी का समय का हम एग्जैक्ट मापन हम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप नोट करेंगे इसमें देशांतर और समय में कि ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे प्रमुख बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, देखिए मैं फिर से मैप दिखा दे रहा हूं, यहां पर आपको इमेज दिखा दे रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि जब यहां पर सूर्य की किरणें पहुंचेंगी, सीधी पहुंचेंगी, तो यहां पर पूरी यानी पूरे देशांतर रेखा पर दोपहर ही होगी। यानी ये मतलब नहीं है कि भाई सर यहां पे ऊपर उत्तरी गोला यानी उत्तर यानी शीत कटिबंध में हम पहुंच गए, शीतोष्ण कटिबंध में हम पहुंच गए हों तो वहां पर दोपहर नहीं होगी, वहां पर भी दोपहर होगी, ठीक है। यानी कि पूरा जो आपका देशांतर रेखा पर एक ही प्रकार का समय रहेगा, एक ही प्रकार का जो है एक ही प्रकार का सूर्य रहेगा, यानी दोपहर ही रहेगी यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें भाई यहाँ पर तो शाम हो गई, यहाँ पे शाम नहीं बोल सकते। यानी कि इस 0 डिग्री पर यानी कि यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो समूचे पृथ्वी यानी समूचे 0 डिग्री पर ही दोपहर होगी। जो भी समय चल रहा हो यानी सूर्य की गति के अकॉर्डिंग वही समय पूरे देशांतर रेखा पर होगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे समझने वाली बात यही है। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी, ठीक है। इसमें वही बात कही गई है कि चूंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वो स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, ठीक है। तो यहां पर नोट करेंगे इसी में सब पॉइंट कि पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन के कारण ग्रीनविच यानी कि ग्रीनविच के पूर्व में जो स्थान है उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा तथा पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। पहले का सब पॉइंट इस प्रकार नोट करेंगे कि पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाने के कारण ग्रीनविच के पूर्व में जो स्थान है उनका समय आगे तथा जो पश्चिम में है ग्रीनविच के उनका समय पीछे होगा, ठीक है। उनका समय जो है वो पीछे होगा, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं पृथ्वी की। देखिए हम थोड़ा मैथमेटिकल रूप से समझते हैं। यहाँ पे पृथ्वी जो है हमारी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। यानी पृथ्वी का जो घूर्णन है यहाँ लिख देते हैं 24 घंटे में यानी 24 आवर में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो है कितना घूमती है? 360 अंश घूमती है, 360 अंश घूमती है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अनुमान लगाया भाई 1 घंटे में कितना घूमती है। 1 घंटे में हमारी पृथ्वी जो है 24 जो है घंटे में हमारी जो है घूम रही 360 अंश, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? तो 1 घंटे का हमने लगाने के लिए क्या करेंगे? 360 में 24 का भाग दे देंगे। 360 में जो 24 घंटे इनका भाग दे देंगे तो हमारी 1 घंटे का समय है वो निकल के आ जाएगा। तो 24 का जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 15 अंश। यानी 1 घंटे में जो हमारी जो देशांतर रेखाएं हैं यानी कि देशांतर रेखाओं का 1 घंटे में जो घूर्णन है वो यानी देशांतर रेखाएं जो हमारी घूम रही है घंटे में वो कितनी है? 15 अंश क्रॉस हो रही हैं सूर्य के सामने। 15 अंश जो है हमारे क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है। और 15 अंश का जो घूर्णन है यानी 15 अंश का मतलब क्या हो गया कि 15 का गुणा जब हम करेंगे आगे चलकर, 15 अंश घूमती है, 15 का मतलब हो गया 60 मिनट, ठीक है। 15 अंश का मतलब हो गया यहाँ पर 60 मिनट। 15 अंश का मतलब हो गया 60 मिनट, यानी कि एक जो अंश है वो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 4 मिनट में। यानी एक अंश हमारी जो दूरी कवर हो रही है वो हो रही है 4 मिनट में। देखिए कहने का मतलब क्या है? 15 अंश घूम रही है हमारी 60 मिनट में। 60 मिनट से अभिप्राय क्या है? 1 घंटे से। यानी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। आपने 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर में आपके 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में हमारी पृथ्वी कितनी पृथ्वी हमारी जो कितना गुणन ले रही है? 15 अंश गुणन ले रही है, ठीक है। अब 15 अंश गुणन ले रही है। अब 15 को भी हमने डिवाइड किया कि अब एक अंश में कितना ये गुणन ले रही है, तो एक अंश जो हमारा कवर हो रहा है वो 4 मिनट में कवर हो रहा है। एक अंश की दूरी हमारी जो तय हो रही है, एक अंश समय घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। यानी आपके 360 अंश है। फिर से आपको देखिए, फिर से मैथमेटिकल रूप से समझा रहा हूं। आपके टोटल कितने अंश है? 360 अंश है। यानी पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा जो है 24 घंटे में 360 अंश का पूरा एक चक्कर लगा लेती है, ठीक है। तो 1 घंटे में यानी 1 आवर में कितना घूमेगी? यानी 1 आवर में कितने अंश घूमेगी, ठीक है। तो हमने डिवाइड कर दिया 1 आवर में कितना, यानी कि सॉरी 1 दिन में यानी कि
सॉरी एक दिन बोल गया हूँ मैं, 1 घंटे में यानी 1 आवर में कितना घूमेगी, तो 1 आवर के लिए हमने क्या किया 24 से भाग दे दिया यहाँ पे, तो कितना घूमेगी 1 आवर में 15 अंश घूमेगी। ठीक है, अब 15 को हमने डिवाइड अब किया है, यानी 15 अंश जो यानी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में हमारी कितनी घूम रही है 15 अंश घूम रही है। अब 15 अंश में हमने ये यहाँ पे पता करना था कि भाई 1 अंश में कितना घूमता है, तो अब इसके लिए हमने क्या किया कि 1 मिनट में यानी 1 अंश में कितना घूम रहा है, इसके लिए हमने ये किया कि जो 60 मिनट है तो इनमें हमने 15 अंश का भाग दे दिया है, तो ऐसे करके निकल के आ गई हमारी 4 अंश निकल के आ गई 1 अंश की, यानी 1 अंश में जो हमारी जो पृथ्वी है गुणन कितना करती है, वो कहती है यानी कि 1 अंश जो घूमती है हमारी पृथ्वी वो 4 मिनट में घूमती है। ठीक है, तो देखिए ये नोट कर लेना आप, ये वाला जो फॉर्मूला है पूरा, ये पृथ्वी एक देशांतर रेखा को इस तरह से लिख लीजिए आप, देखिए इस तरह से आप लिख लीजिए सेकंड पॉइंट कि पृथ्वी एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। पृथ्वी एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। ठीक है, यानी एक देशांतर रेखा जो है कितने की होती है, एक देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट। ठीक है, आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला फिर से बता दे रहा हूं कि 24 घंटे में इस तरह से लिख लीजिए, 24 घंटे पृथ्वी घूमेगी बराबर 360 अंश। आप लिख लीजिए 24 घंटे में पृथ्वी घूमेगी बराबर कितना घूमेगी, पृथ्वी घूमेगी 360 अंश। 1 घंटे में इसी प्रकार 1 घंटे में घूमेगी कितना 360/24 बराबर 15 अंश, यानी 1 घंटे में कितना घूम रही है 15 अंश घूम रही है। ठीक है, और 15 अंश कितने में घूम रही है, यानी 15 अंश जो घूम रही है, यानी कि हमने घंटे को मिनट में डिवाइड कर दिया, तो 15 अंश घूम रही है 60 मिनट में, 60 मिनट में 15 अंश घूम रही है। ठीक है, तो 1 अंश जो हमारी घूम रहेगी, 1 अंश पृथ्वी हमारी जो घूमेगी वो घूमेगी 4 मिनट में। ठीक है, 1 अंश हमारा पृथ्वी का घूम रहा है वो कितने में घूम रहा है, वो घूम रहा है 4 मिनट में। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया हुआ गणित। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते हैं। अब जैसे मैंने बताया आपको, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि हमारा 0 डिग्री जो अक्षांश है, 0 डिग्री जो है याम्योत्तर जो है देशांतरी जो याम्योत्तर जो है उसे देशांतर मान लिया गया, मानक देशांतर मान लिया गया है, यानी लंदन ग्रीनविच वाले का। अब मान लीजिए कि यहाँ के 180 डिग्री, यानी कि ये देखिए यहाँ से देखिए मैं अभिप्राय दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा हम मैप में फिर से जाते हैं। देखिए आपके सामने इमेज देख रहे होंगे आप, ये आपकी एनसीईआरटी की इमेज है। ये वाली रेखा आप जो देख रहे हैं वो 0 डिग्री है देशांतर। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं यहाँ से। देखिए आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये पृथ्वी का जो है 2D मॉडल है। आपने वो देखा था गोले के रूप में, 3D मॉडल था, ये 2D मॉडल है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ग्रीनविच रेखा है, इसमें लिखा है कि इसके पूर्व वाला हिस्सा, यानी कि ये जो हिस्सा है इसको हम पूर्व बोलते हैं। तो यहाँ पर समय जो है आगे चलता है और यहाँ पर समय जो है ये पीछे चलता है, यानी ये पश्चिम वाला हिस्सा है, यहाँ पर समय जो है वो पीछे चल रहा है और यहाँ पर समय आगे चल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मानते हैं यहाँ पर 0 डिग्री है, और अभी हमने ये पढ़ा था कि 1 डिग्री सूर्य का यानी पृथ्वी पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है, 4 मिनट का समय लग रहा है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लग रहा है। अब यहाँ पर 180 डिग्री होता है, आपको ये पता है कि पूर्व में 180 डिग्री है और पश्चिम में भी 180 डिग्री है, यानी कि 180 का हम अगर मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 4 मिनट में करेंगे 180 का मल्टीप्लाई, 180 गुणा 4 क्या आया यहाँ पे 720 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, ये 720 मिनट आ जाएंगे निकल के। अब 720 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करते हैं, 720 को घंटे में कन्वर्ट करने के क्या करेंगे 60 का भाग देंगे इसमें, यानी 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट होते हैं, तो 60 का भाग दे रहे हैं हम इसमें, तो 60 का जब हम भाग देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो वैल्यू जो आएगी आपकी वो 12 आ जाएगी, यानी 12 घंटे निकल के आ जाएंगे। 60 का जब हम भाग देंगे यहाँ पे, यानी कि तो ये निकल के आ जाएगा 720। ठीक है, यानी कि 60 को का भाग जब इसमें 720 में देंगे तो 12 घंटे निकल के आ जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि जब सूर्य का उदय हो रहा है, ये सूर्य का उदय जब हमारा हो रहा है, तो उस समय जो यहाँ पर 180 अंश पूर्वी जो देशांतर है, ये यहाँ पर जो है यानी कि ये जो समय है इसके समय से 12 घंटे आगे होगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर सुबह के 6 बजे हैं, यानी सूर्य का जब उदय हुआ 180 डिग्री देशांतर पर यहाँ के सुबह के 6 बजे हैं, यानी सुबह के 6 AM हो रहे हैं, 6 AM यहाँ पर हो रहे हैं। वहीं जो आपका ग्रीनविच है, तो ग्रीनविच पर आपके जो है 6 PM होंगे, यानी शाम का समय होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर सुबह होगी, यहाँ पर अगर मॉर्निंग हो रही है, यहाँ पे गुड मॉर्निंग यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पर गुड नून यानी कि यहाँ पर जो है गुड इवनिंग होगी आपकी। कहने का मतलब समझ गए होंगे अब आप लोग। ये अंतर इसीलिए होता है जैसे जैसे घूर्णन होता जाएगा, यानी जैसे जैसे पृथ्वी पर घूर्णन पृथ्वी करती जाएगी सूर्य के सामने, वैसे वैसे समय परिवर्तित होता चला जाएगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा मैप के माध्यम से कि किस प्रकार है
फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जैसे यहां पर 180 डिग्री पर जैसे हमारा सूर्य का उदय हुआ और वो मान लो समय वहां पे 6 बजे सूर्य का उदय हो रहा है, यहाँ पे 180 डिग्री देशांतर पे, तो उस समय हमारे जो ग्रीनविच पर समय होगा वो समय होगा 12 घंटे पीछे। कहने का मतलब 12 घंटे पीछे, यानी कि 6 बजे, सुबह के 6 बजे से 12 घंटे पीछे जाओगे तो क्या होगा, शाम के 6 बजे पहुंच जाओगे, यानी पिछले दिन के शाम के 6 बजे पहुंच जाओगे नहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये समय पीछे होगा। वहीं अगर हम ग्रीनविच से बात कर लें, यानी कि जैसे जैसे बात कर लें ग्रीनविच, तो ग्रीनविच के पीछे वाले हिस्से में बढ़ते जाएं, यानी ये तो आगे वाला हिस्सा था, ये तो समय आगे चल रहा है, 12 घंटे आगे चल रहा है। भाई इसके पीछे वाले बात कर लें, तो पीछे अगर हम जाएंगे, यानी मान लीजिए यानी ग्रीनविच पे अभी जो है शाम के शाम के 6 बज रहे हैं, ठीक है, शाम के 6 बज रहे हैं। तो जैसे जैसे पीछे जैसे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर 12 घंटे पीछे चलेगा, यानी 12 घंटे यहाँ पे पीछे चलेगा, 12 आवर पीछे चलेगा पश्चिमी वाले उस पर, और पश्चिमी वाले पे 6 जब बज रहे हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 6 बज रहे हैं तो यहाँ पर 6 AM हो जाएंगे, 6 AM हो जाएंगे। आपको एक रोचक तथ्य यही बता रहा हूं मैं यहाँ पे कि पूर्वी और पश्चिमी जो देशांतर है हमारा वो एक ही रेखा पर है। एक ही रेखा से अभिप्राय क्या है कि 24 घंटे की दूरी जब हम कवर कर लेंगे पूरी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से सवेरा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ से सवेरा होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे सवेरा होता जाएगा, यहाँ पे रात ढली और सवेरा होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसलिए एक ही जगह ये कर दिए गए हैं, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी के रूप में। तो चलिए यहाँ तो आपने ये सब चीज़ें अपने माइंड में देख ली, सेट कर ली, कैसे समय आगे बढ़ता है, कैसे समय पीछे चल रहा है, ये सब चीज़ें देख ली आपने, ठीक है। यानी कि हमने एक मान लिया है भाई, यहाँ से कोई एग्जैक्ट नहीं है, हमने एक इमेजिन कर लिया है कि भाई ये समय मानक समय है यहाँ का, ठीक है। यानी हमने पृथ्वी का 2D मॉडल बनाकर सिर्फ 2 भागों में विभक्त कर दिया, इस तरह से हमने 2 भागों में विभक्त कर दिया। और ये रेखा हमने मान ली भाई लंदन के यहाँ से ग्रीनविच से होकर गुजर रही है, इंग्लैंड के ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजर रही है, ठीक है, ये मानक रेखा है हमारी, ठीक है। यानी हमने ये मान लिया कि 24 घंटे को 2 भागों में डिवाइड करने के लिए एक रेखा हमने डाल दी, ये वाला भाग 12 घंटे का हो गया और ये वाला भाग 12 घंटे हो गया सिंपल भाषा में, ठीक है। और ये बीचों बीच में एक रेखा हमने मान ली है, ठीक है। यानी कि ग्रीनविच के समय आगे, ये वाला समय जो आगे चल रहा है और ये वाला समय पीछे चल रहा है, ठीक है। तो ये हमने काल्पनिक रेखाएं हैं, इसमें कोई इसका महत्व जो नहीं है, ठीक है, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से नहीं है, काल्पनिक रेखा हमने मान ली, सुविधा के लिए मान ली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, फॉर एग्जाम्पल पूछा ये जाता है, काफी बार पूछा गया है, वो मैं बता रहा हूँ कि आप दिन के 7 बजे हैं, यानी आपका इंटरव्यू चल रहा है वहाँ पे, यानी कि मान लो पैनल में इंटरव्यू चल रहा है, तो वहाँ आपसे पूछेगा कि भाई आज आपको शाम के 7 बजे यानी 7 PM को पर आपको जो है यहाँ पे अमेरिका में एक इंटरव्यू देना है, तो आप क्या दे पाएंगे। यानी कि आप मान लीजिए कि दिन के 10 बजे आप कहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं, दिन के 10 बजे बैठकर आप दिल्ली में इंटरव्यू दे रहे हैं यूपीएससी हेडक्वार्टर में। अब वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप शाम के 7 बजे 7:05 यानी 7 बजे आपके शाम के 7 बजे क्या आप अमेरिका में इंटरव्यू दे पाएंगे। जी बिल्कुल दे पाएंगे इंटरव्यू। क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अमेरिका में अभी तक यानी कि हमारा समय आगे चल रहा है, अमेरिका में अभी जो है वहां पर अभी सभी समय हुआ ही नहीं है वहां पर, यानी वहां पर समय जो है हमारा पीछे चल रहा है, यहाँ पे समय अभी पीछे चल रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर समय जो है पीछे चल रहा है और यहाँ पर समय हमारा आगे चल रहा है, तो हम आप आराम से दे पाएंगे जैसे जैसे हमारा समय जैसे आगे बढ़ता जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यानी कि हमारे यहाँ मान लो 10 बजे हैं, ठीक है, 10 AM हो रहे हैं, तो यहाँ पे पीछे जैसे जैसे हमारे बढ़ते जाएंगे, पीछे का समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर हमारे यहाँ समय कुछ और होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर हम काउंट कर लें, अगर हम काउंट लंबा, देखिए काउंट मैथमेटिकली काम इतना नहीं करेंगे काउंट, तो हम काउंट करेंगे तो यहाँ का समय पीछे चल रहा होगा, तो जैसे हम यहाँ जब तक हमारी फ्लाइट यहाँ पे पहुंचेगी तब तक हम आराम से अटेंड कर लेंगे शाम की मीटिंग, ठीक है। यानी हमारे यहाँ वैसे तो हमारे यहाँ से 10 बजे से लेकर 7 बजे में कितना समय लग रहा है, यहाँ पे समय हमारे इंडिया में कितना समय है, 7 घंटे का समय है, और यहाँ से यहाँ तक हमें पहुँचने में लगभग हमें डबल समय मिल जाएगा। तो ऐसे करके हमें क्या है शाम की मीटिंग यहाँ पे अटेंड कर पाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है व्यवहारिक क्वेश्चन है और आप इसका आंसर तभी दे पाएंगे जब आप ग्लोब अच्छे से ग्लोब का अध्ययन कर लेंगे, ग्लोब को रख के देख लेंगे, ठीक है। देखिए ग्लोब को रख के सबसे बढ़िया तरीका ये, आप टॉर्च की रोशनी मारिए, टॉर्च की रोशनी जैसे से मारते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कि भाई क्या क्या इसकी क्रियाएं हैं, ठीक है। अब देखिए अगली जो हेडिंग है ये है, हम मानक समय क्यों मानते हैं। मानक समय मानने का रीजन क्या है। देखिए यहां पर लिखा है कि अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में जो है अंतर होता है, तो उससे क्या होता है कि जो देश वगैरह हैं उनके रेलगाड़ी वगैरह हैं इनके समय में परिवर्तन होता है, इससे यात्रियों में असुविधा की भावना आती है कि भाई कैसे हमें कौन सा एग्जैक्ट समय होगा। यही भारत की स्थिति है। भारत का जो देशांतरी विस्तार है, भारत का देशांतरी विस्तार जो है, देखिए यहाँ पे तो 68 अंश लिख दिया है, ये देशांतरी विस्तार जो है वो है 68 डिग्री 7 अंश से लेकर ये 97 डिग्री 25 अंश के मध्य है, 97 डिग्री 25 अंश के मध्य है। यानी लगभग भारत का विस्तार जो है 30 अंश में है, यानी भारत का विस्तार इन दोनों की जो बीच की दूरी है लगभग 30 अंश है, ठीक है। 30 अंश जो है देशांतरी है हमारे, ठीक है, देशांतर रेखा 30 अंश तक 30 देशांतर रेखा हमारे भारत से होकर गुजर रही हैं।
अब देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि सूर्य का उदय यहाँ पर जो असम का डिब्रूगढ़ है, यानी डिब्रूगढ़ या फिर हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, वहाँ पर उदय पहले हो जाता है। वहीं गुजरात वाले रीजन में उदय 2 घंटे बाद हो पा रहा है। रीजन यही है कि 30 को अगर हम गुणा 4 में करेंगे, 30 का गुणा 4 में क्या करेंगे तो 120 मिनट निकल के आ जाएंगे। 120 मिनट का मतलब क्या हो गया, 2 घंटे। यानी कहने का मतलब क्या है, अरुणाचल में सूर्य का उदय पहले हो गया, ठीक है। वहीं यानी कि यहाँ पर सूर्य का उदय 6 बजे हो गया, तो यहाँ पर भाई अभी रात के यानी कि सुबह के 4 बजे हैं। तो ये समय की जो विविधता है इसे दूर करने के लिए हमने एक मानक समय मान लिया। मानक समय क्या कि बिल्कुल बीचों बीच में एक समय मान लिया कि यानी कि यहाँ वाला समय जो होगा वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा और यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो मानक समय जो हमने माना है वो 82.5 डिग्री पूर्वी माना है। 82.5 डिग्री पूर्वी हमने जो है वो जहाँ पर हमने अपना मानक समय मान लिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नोट करेंगे पहला पॉइंट, इसी में भारत में यानी कि पहले तो देखिए ये लिख लीजिए कि भारत का देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी, 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी तक है। देखिए पूर्वी और पश्चिम ने क्यों लगाए हैं ये भी मैं बता दे रहा हूं आपकी जो देखिए मैप में से मैं मैप दिखा दे रहा हूं। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, चूंकि जो ग्रीनविच रेखा है इसके हम पूर्व में पढ़ रहे हैं, यानी भारत की स्थिति पूर्व में पड़ रही है, तो इसलिए ये इस स्थान को पूर्व लगाया, यानी ये पूर्व लगाया हमने। यानी ये हमारा 68 डिग्री जो आपका 68 डिग्री 7 अंश और यह 97 डिग्री 25 अंश ये हमने क्या लगाया यहाँ पे, पूर्व लगाया, क्योंकि हम जो ग्रीनविच के पूर्व में पढ़ रहे हैं इसलिए हमने पूर्व लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नोट कर लेना पहला पॉइंट कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। इसमें सब पॉइंट पर पहले का लिख लेना कि भारत का जो विस्तार है वो 30 देशांतरों तक है, 30 देशांतरों तक है, ठीक है, 30 देशांतरों तक है। तो हमारे यानी कि भारत का क्या मतलब क्या है, भारत में हमारा जो विस्तार है वो 30 देशांतरों तक है, ये आपने नोट कर लिया है। देखिए 30 अंशों तक यहाँ पर विस्तार है इसका, यानी मैंने बताया था आपको भी। तो 30 अंश को अगर हम 4 मिनट से यहाँ पे गुणा करेंगे, ठीक है, 30 का गुणा हम 4 में करेंगे तो क्या पाएंगे हम, 120 मिनट निकल के आ जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मान लीजिए यहाँ पे 68 डिग्री 7 अंश यानी कि यहाँ पर जो गुजरात वाला जो रीजन है और जो 97 डिग्री 25 अंश यहाँ वाला रीजन है, यहाँ के मध्य का जो समय का डिफरेंस होगा वो 2 घंटे का डिफरेंस होगा। तो 2 घंटे के डिफरेंस को दूर करने के लिए, यानी कि अब दिक्कत ये थी भाई दोनों जगह के लिए अलग अलग टाइम जोन बनाए जाए, तो इससे बेटर ये था भाई एक मानक समय मान लिया हमने, जो कि यहाँ का समय और यहाँ के समय दोनों के समय को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी बीच का समय हमने निकाल लिया। तो ये बीच का समय जो हमने भारत में माना है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हमने निकाला है, ठीक है। अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर नोट करेंगे अब आप पहला पॉइंट कि भारत में 82 डिग्री पूर्वी यानी 82.5 डिग्री पूर्वी को मानक याम्योत्तर माना गया है, ठीक है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो आपकी याम्योत्तर रेखा है ये आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि 5 स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है। जो आपकी जो भारत में याम्योत्तर रेखा है ये 82.5 डिग्री ये 5 स्टेट से होकर गुजरती है। अब इन 5 स्टेट के नाम कौन कौन से हैं मैं बता दे रहा हूं आपको। पहला नाम आता है यूपी का, सेकंड आता है आपका एमपी का मध्य प्रदेश का, थर्ड जो नाम आता है वो आता है छत्तीसगढ़ का, लिख दे रहा हूं आपका, ठीक है, छत्तीसगढ़ का आ रहा है। चौथा जो आ रहा है आपका वो उड़ीसा का आता है इसमें, ठीक है। 5वां जो आता है यहां पर जो आता है आपका आंध्रा का आता है, ठीक है। तो ये हमारी जो याम्योत्तर यानी मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजर रही है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। तो आपने मानक समय रेखा देख ली। अब देखिए मानक समय रेखा को लेकर एक और है, यानी कि ये देखा गया है कि ये कुछ जगह लिखा है भाई कि ये कुछ जगह जो लिखी है मानक समय रेखा के बारे में कि भाई ये इलाहाबाद के समीप नैनी से होकर गुजरती है। कुछ किताबों में लिखा है कि भाई मिर्जापुर से, यूपी के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है, ठीक है। यानी काफ़ी सारी किताबों में आपको जो है मिर्जापुर देखने को मिल जाएगा, काफ़ी सारी किताबों में आपको देखने को मिल जाएगा इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है, ठीक है। यानी दोनों जगह यहाँ पे दिखा दी गई हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ किसी को नहीं पता है कि कहाँ से गुजर रही है बीचों बीच में ये। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और जान लेते हैं कि भारत की जो ग्रीनविच है 82.5 डिग्री 30 अंश पूर्वी जो है ये जो स्थित है, यानी कि ये हमारी जो रेखा है हमारी मानक रेखा, ये जो लंदन की ग्रीनविच है यानी 0 डिग्री से
हमारे जो रेखा है यहाँ पर उस टाइम जोन के अकॉर्डिंग 5 घंटा 30 मिनट आगे हमारा समय चल रहा है। यानी कि जो हमारा ग्रीनविच पर जो समय होगा, यानी कि जो ग्रीनविच पर समय होगा, आपकी लंदन की ग्रीनविच पर समय होगा, उस समय से हमारा समय जो है 5.5 घंटा आगे चल रहा है। कैसे चल रहा है? क्योंकि आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश के इधर पूरब में 180 अक्षांश है, 180 देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और पश्चिम में 180 देशांतर रेखाएं हैं। हम कितने पे बैठे हैं भाई? हम बैठे हैं 82.5 डिग्री 30 अंश पर। अब 82.5 का हम गुणा कर लें, यानी 82.5 का अगर हम 82.5 का गुणा कर लें, किसमें? 4 मिनट में गुणा कर लें, तो क्या निकल के आ जाएगा? तो निकल के आएगा 5 घंटा 30 मिनट का समय निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगला पॉइंट इसमें नोट करेंगे, सेकंड पॉइंट। देखिए आपने ये लिख लिया कि इतने 5 स्टेट्सों की गुजरती है, ये आपने लिख ही लिया होगा। अब सेकंड पॉइंट नोट करेंगे कि भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 अंश पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच यानी ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यानी कि जब लंदन में मान लो दोपहर के 2 बजे होंगे तो उस समय भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ कंट्री ऐसे भी हैं जहां पर एक टाइम जोन अप्लाई नहीं हो पाया, जैसे हमने तो मानक समय अपने मान लिया 82.5 अंश। वहीं जैसे रसिया है, रसिया काफी बड़ा लेंथ में काफी बड़ा कंट्री है, तो वहां पर अलग अलग टाइम जोन बनाए गए हैं, यानी वहां पर 11 टाइम जोन बनाए गए हैं उन्होंने अपने रसिया में, उन्होंने अपने 11 टाइम जोन में डिवाइड किया रसिया को, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, यानी रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है, तो ये नोट करके लिख लेना आप। ये रीजन ये था कि भाई रूस काफी बड़ा है, तो रूस में अपने यहाँ तो हमारे यहाँ एडजस्ट हो गया मानक समय बनाकर, लेकिन रूस में एडजस्ट नहीं हो सकता था, इसलिए वहां पर 11 अलग अलग टाइम जोन बनाए गए हैं, ठीक है। तो देखिए ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। इसके अलावा आपको वीडियो से संबंधित जो आपका एमसीक्यू वाला वीडियो है वो आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर जाकर देखें ताकि आपके माइंड में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।